हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को सुबह में बताया ही गया था कि अब आपका आशीष एकेडमी का ऐप आ गया है और आप सभी लोग अब बहुत ही आराम से एक ही छत के नीचे आप लोग सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी शिक्षक भर्ती आपके बिहार से रिलेटेड हैं उन सारे एग्जामों का आप प्रिपरेशन यही आप इस ऐप से कर सकते हैं। तो सुबह में आप सभी लोगों को बताया गया था, आप सभी लोग देखे भी होंगे। एक बार आप सभी लोगों से मैं फिर बता देता हूं कि देखिए, हम लोगों ने योद्धा बैच के नाम से लॉन्च किया है। ये जो आपके ऐप पे चलेगा क्लास, और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 और जो आपका 5.0 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। ठीक है, तो अभी इसमें से बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो री एग्जाम है आपने देखा ही है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है आगे की तरफ। बट कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे जो चाह रहे होंगे कि शुरू से एक बेसिक क्लास मिले, क्वेश्चन उसके बाद कराया जाए। तो अगर जिनको भी क्वेश्चन देखना होगा वो यूट्यूब पे डेली आपकी क्लास चलती है री एग्जाम के लिए, तो वहां से आप देख सकते हैं। और बाकी आप एकदम नए सिरे से बिल्कुल एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है चलना सीखता है, तो एकदम याद रखिएगा यहाँ जो ऐप पे आपकी क्लास चलेगी ये किसके लिए, टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए सिर्फ उस बच्चे की भांति चलेगी। आपको यहाँ चलना सिखाया जाएगा धीरे 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 धीरे, और देखोगे आप एक समय अपने एग्जाम तक आने में आप बहुत परिपक्व हो जाओगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लोग थ्योरेटिकली क्लास चलाएंगे, पहले सब्जेक्टिव, और फिर मैं क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको लास्ट में कुछ पीवाईक्यू भी कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्लीज बच्चों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए एक डेमो के तौर पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा। उसके बाद से अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि भाई यहाँ एडमिशन लेके पढ़ो, क्योंकि याद रखिएगा आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि 2022 में मैंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, मुझे अनुभव इस फील्ड का बहुत ज़्यादा है। और आप सभी लोगों को यूट्यूब पे भी मैंने जब एस्टेट का पेपर सॉल्व कराया था तो वहाँ भी दिखाया था कि देखो हमने किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे फंसाए हैं अपने वीडियो से। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक बार विश्वास करके देखो, या तो मैं विश्वास पात्री निकलूंगा या तो मैं विश्वासघाती निकलूंगा, दो ही चीज होगा। देखो पैसा आता जाता रहता है, लेकिन टाइम अपना किल मत करना कहीं भी। और ये कभी मत सोचना कि भाई पैसा लग रहा है तो कहाँ से देंगे, कहीं से भी पढ़ाई के लिए खर्च आप कर सकते हो। बहुत 2-4 लाख रुपए तो हम मांग नहीं रहे हैं। एक छोटा सा केवल सर्वर चार्ज जो मेरा बिजली का बिल या जो भी सारी चीजें हैं, बस एक रूम का जो किराया है, इतना ही तक का हम लोग ले रहे हैं। बहुत ज्यादा हम लोग फालतू पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो इस योद्धा बैच को प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा लाइक करिएगा, और एक बार आप लोग ऐप पे जाके डाउनलोड करके वहां से रेटिंग भी कर दीजिएगा, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग ज्वाइन भी करिए और अपने आसपास के सहपाठियों को ज्वाइन भी कराइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा, योद्धा बैच में ही आप सभी लोगों को बता दूं, अगर कोई मेरे प्यारे साथी, कोई मेरे भाई बंधु याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने 499 रुपए में मात्र ये कोर्स लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4.0 के लिए। और अगर मेरे कोई भाई बंधु, याद रखिएगा भाई बहन जो भी हैं, वह 4.0 और 5.0 दोनों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि जब तक 5.0 का एग्जाम ना हो जाए तब तक मेरी ये वैलिडिटी बनी रहे कोर्स की। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उसके लिए आपको 799 का बैच परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो यही कहूंगा अगर आप दोनों के लिए ले लेंगे तो आपकी वैलिडिटी जो है, जब तक आपका 5.0 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये वैलिडिटी बनी रहेगी। आपके ऐप में वो वीडियो बने रहेंगे, आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि एक सुविधा आपके लिए और यहां कर दिया गया है कि टेस्ट सीरीज ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज मात्र और मात्र आपको 199 रुपए में है मेरे प्यारे साथियों। कितने में है? 199 रुपए में है। ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर आप एक बार टेस्ट सीरीज परचेस कर लेते हैं, देखो 200 बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, 199 ही है, 1 रुपए कम ही है। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लेते हो तो यहां पे फायदा आपको ये होने वाला है कि आप चाहे पीआरटी के लिए फॉर्म भरे हो, चाहे आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरे हो, चाहे आप 9 to 12 के लिए फॉर्म भरे हो, आपके लिए सारी टेस्ट सीरीज जो बॉक्स है ओपन हो जाएंगी सारे क्लास की, और आप सिर्फ इसी एक रेट में आप क्या होगा टेस्ट सीरीज खरीद करके और सारे टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीआरटी में भी 1 से 5 का ही फॉर्म भरते हैं, 6 to 8 का ही भरते हैं, तो उनको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए फिर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। वो एक ही बार में आपको सारे बॉक्स खुल जाएंगे और आप उसमें से जिसका मन करे उसका टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और याद रखिएगा टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक टेस्ट सीरीज का डेमो भी आप लोगों को जरूर क्लास के माध्यम से दिखाया जाएगा।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये था कुछ। और दूसरी चीज, आपको फ्री में एनसीईआरटी 6 to 12 तक की प्रोवाइड की जा रही है, और जो भी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, जो भी आपकी ऐप पे क्लासेस चलेंगी, इन सारे चीजों का जो पीडीएफ होगा मेरे प्यारे साथियों, वो उसी ऐप में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक बॉक्स बना होगा पीडीएफ डाउनलोड का, वहां से आप कर सकते हैं। अब वो सब झंझट खत्म हो गया कि आप लोग पीडीएफ मांगे और यहां से पीडीएफ आपको भेजा जाए, अब आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक बार आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, इस ऐप को, इस आशीष एकेडमी ऐप को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, ठीक है। आज मैं वीडियो क्लास इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि डेमो क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनका जवाब भी देना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर आप बात ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में वैसा होता है, क्योंकि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो जुड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ कैमरे को ही आप सभी लोगों को मान करके मैं पढ़ा रहा हूं, और आज मैं आप सभी लोगों को एक डेमो क्लास दूंगा, जो कि आपका डेमो क्लास किसका होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब जो आपके एग्जाम में आईएनएम आता है, आईएनएम आपने देखा होगा कि आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है। ये आईएनएम की शुरुआत अगर आप देखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है, वो मुख्य तौर पे आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होती है। इसके पूर्व में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्रीय लेवल पे संगठन बनाए गए थे, तो वहां से मोटा मोटा नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रीय संगठनों को एक जगह इकट्ठा करके सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को इस तरीके से यहां पे करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको इस नंबर पे एक बार आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं, और आज की क्लास हम करेंगे कहां से, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना से लेकर के यहां से हम लोग क्लास करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों कुछ भूमिका हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री से बहुत ज्यादा बच्चे बोर होते हैं, और जब बोर होते हैं तो मैं आ गया हूं उनकी बोरिंग को अब दूर करने के लिए। यहां पे एकदम बिल्कुल कहानी के माध्यम से आपको मैं सारी चीजों को पढ़ाऊंगा, और शानदार तरीके से आपके दिमाग में सारी चीजें इंटर कर जाएंगी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं भी कराऊंगा तो भी आपके दिमाग में इंटर कर जाएंगी। देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग देखें तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है, यह कहां से होती है, उत्तर मुगल काल से। उत्तर मुगल काल से, ध्यान रखना, कहां से होती है, उत्तर मुगल काल से। मतलब कि जो आपने देखा होगा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से जो उसका बड़ा बेटा जो मुअज्जम नाम से होता है, वही बहादुर शाह जफर के नाम से गद्दी पर बैठता है, अपने भाइयों में ही युद्ध करके जजाऊ नामक जगह पे एक युद्ध करता है, और 62 वर्ष की अवस्था में वो बहादुर शाह प्रथम क्या होता है कि गद्दी पर बैठता है। उसी बहादुर शाह प्रथम से लेकर के और जो 1857 की क्रांति में लास्ट आपका बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहिए, यहां तक आपके लोग होते हैं, यह उत्तर मुगल काल होता है। बाकी औरंगजेब से लेकर के ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे बाबर तक, तो देखेंगे उसको हम लोग पूर्व मुगल काल बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो अगर आपसे कोई पूछे आधुनिक भारत की मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है, आप कहिएगा उत्तर मुगल काल। गलती से भी आप मत कहिएगा कि पुर्तगीज जो ब्रिटिश कंपनी वो विदेशी कंपनियां आई वहां से होता है, ये मत कहिएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहीं से होता है, उत्तर मुगल काल से, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये कुछ थी आपको बेसिक सी पॉइंट जो कि आपको जानना है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आईएनएम है, तो हम लोग आईएनएम को थोड़ा सा डीप करेंगे। अब यहां पे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी को पता होगा कि इसकी जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों याद रखना कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसके पहले भी कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय लेवल पे चल रही थी, जो कि क्या कर रही थी, क्षेत्रीय लेवल पे काम कर रही थी। लेकिन रीजन क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका रीजन यही हुआ, जैसे मान लो 1857 की जब क्रांति हुई, तो हुआ क्या कि उसमें आपने देखा कि अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अगर हम इनके विद्रोह को नहीं दबाएंगे तो ये कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके बड़े लेवल पे ये क्या कर सकते हैं, दिक्कत कर सकते हैं। इसीलिए इस समय जो तत्कालीन वायसराय रहेगा भारत का, वो कौन रहेगा, लॉर्ड डफरिन। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये जो लॉर्ड डफरिन था, यह लॉर्ड डफरिन वायसराय रहने से पहले क्या होता है, यह इटावा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है। और जब यह समाज में घूम रहा होता है, तो जब यह लगभग आप देखेंगे कांग्रेस के स्थापना के लगभग 10-15 वर्षों पहले, तो वो ये देखता है कि भाई अब धीरे धीरे फिर ऐसी स्थिति बन रही है कि भाई 1857 की तरफ फिर से क्रांति हो सकती है। तो फिर जब यह वायसराय बनता है, जब इसको एक शक्ति मिल जाती है, तो यह 1884 में क्या करेगा,
चुपके से यहां पे इन सारी क्षेत्रीय पार्टियों का दमन करके, मतलब एक तरीके से उनको बहला फुसला के कि भैया एक भारतीयों की हम पार्टी बना देंगे तो यह यहां पे अपनी बात बोलेंगे, हमें जो मानना होगा हम मानेंगे, नहीं तो हम आसानी पूर्वक दबा देंगे। अब पार्टी नहीं बनाएंगे तो उससे क्या होगा, ये समग्र रूप से मिलकर के फिर से 1857 का विद्रोह कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यही डफरिन जो होता है 1884 में क्या करेगा, अभी आगे आएगा सारी चीजें, पहले कहानी सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर देता है, लेकिन उसके बाद से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, सॉरी, एओ ह्यूम जो होता है यह इटावा का डीएम रहता है, डफरिन नहीं रहता है, थोड़ा सा वहां कंफ्यूज हो गया था। अब यह 1884 में जो एओ ह्यूम होता है, यह जो तत्कालीन वायसराय होते हैं इनके पास जाता है शिमला में, क्योंकि आपने देखा था कि अंग्रेजों ने गर्मी वाली राजधानी शिमला बनाए रखी है। और शिमला जब जाता है तो वहां पे वो क्या कहता है, वहां पे कहता है, डफरिन से कन्विंस करता है कि साहब देखिए मैं तो पूरा जिले में घूम के आ रहा हूं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, एओ ह्यूम अपनी ये बात कहता है, लेकिन मैंने देखा है साहब कि फिर से एक 1857 की क्रांति की तरफ विद्रोह हो सकता है और इसको दबाने का एक ही उपाय है कि भारतीयों के लिए एक संगठन बना दिया जाए। अब क्या होता है कि डफरिन कहता है भाई बहुत बात तो बहुत बढ़िया कह रहा है, फिर से 1857 की क्रांति की तरफ विद्रोह हो जाएगा, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कैसे हम लोग दबाएंगे, अब मान लीजिए नहीं दबा पाए तब तो हमारा यहां से सर्वनाश हो जाएगा। तो अब डफरिन कहता है ठीक है एओ ह्यूम, तुम बहुत सही बात कह रहे हो, चलो तुम क्षेत्रीय लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के घूमे हो तो तुम्हें पता होगा सारी चीजें, तो चलो हम कर देते हैं। तो फिर डफरिन अनुमति देता है कि ठीक है जाओ एक भारतीयों के लिए संगठन का गठन करो। तो अब ये जो एओ ह्यूम होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में गठन किया रहता है, यह डफरिन को बात नहीं बताया होता है। फिर क्या होता है कि यह एओ ह्यूम इसी का नामवा बदल करके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देता है, और डफरिन को दिखाने के लिए कि देखो साहब हमने यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी, यहां पे भारतीयों के लिए एक संगठन बना दिया, ये दिखा देता है। इससे इसका झूठ पकड़ा भी नहीं जाता है, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, अब डफरिन ये जानता कि देखो भाई मेरे से बिना पूछे इसने 1884 में ही एक संघ स्थापित कर दिया था, तो ये तो भैया एक तरीके से तानाशाही कर रहा है, ये तो अपने दुरुपयोग कर रहा है चीजों का, और ये कहीं ना कहीं हम बड़े सर्वे सर्वा हैं, हमारी बात नहीं मान रहा है। तो याद रखना ये एक मोटा मोटा कहानी था। अब आओ क्लास पे चलते हैं, ये थोड़ा सा एक भूमिका आप लोग अपने दिमाग में बना लेना। अब हम थोड़ा सा क्लास पे चलते हैं और देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों देखिए यहां पे पहला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस, याद रखिएगा जो आज वर्तमान में आईएएस अधिकारी होते हैं, इन्हीं को पहले आईएएस अधिकारी होते हैं, इन्हीं को आईसीएस बोला जाता था। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाले होते थे ये, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में किया। क्यों किया? क्योंकि इसका रीजन था, उसने घूम घूम करके देखा रिटायर होने के बाद कि अब लोगों में ज्वाला फूट रही है, अगर हम इस ज्वाला को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा ताकि लोग अपनी ज्वाला के अपने गुस्से को उसी संगठन में शांत करें और आ करके उसमें अपनी भड़ास निकालें, हमें जहां दबाना होगा हम दबा देंगे। लेकिन यहां पे यह एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहिए या एओ ह्यूम कहिए, इसका यह सोचना गलत साबित हुआ और आप देखेंगे कि यहीं से धीरे 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 राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होते हैं और आगे की तरफ हम देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में सीधा पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो आप कहिएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम लोग एओ ह्यूम की संज्ञा देते हैं। एओ ह्यूम शॉर्ट फॉर्म में इनको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। यह एक आईसीएस अधिकारी थे, और अगर आपसे पूछेगा कि यह आईसीएस अधिकारी कहां पे थे, तो मेरे प्यारे साथियों कहिएगा आप कि यह इटावा के यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके थे, वहीं से ये रिटायर्ड हुए थे, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में बहुत डीपली इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की तथा इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पे देखिएगा ह्यूम ने क्या किया, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और यही भारतीय राष्ट्रीय संघ अभी आपसे मैंने क्या कहा है, डफरिन से छुप करके जो करता है। और फिर क्या होता है 1885 ईस्वी में, यह 1885 ईस्वी में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेगा, और इस कांग्रेस का अधिवेशन कहां होगा, पहला याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में होगा।
क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कि यह जो 28 दिसंबर 1885 को होने वाला अधिवेशन था मेरे प्यारे साथियों, यह कहां होना था? यह पूना में होना था। बट पूना में उस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, जिस कारणवश इसको यहां पे किया गया। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, ठीक है ना? बनर्जी, जिनको आप WC बनर्जी भी बोल सकते हो, WC बनर्जी, ठीक ना? व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा इनका नाम। कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था, ठीक है? फैक्ट को हम लोग कहानी के माध्यम से निगलने का प्रयास करेंगे। एक दो बार क्लास देख लेंगे, आप लोग चीजें तैयार हो जाएंगी। थोड़ा सा पीपीटी महोदय जो हमारे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे पास बना दिए हैं, आज एडजस्ट कर लीजिए, फिर कल से मैं वो चीजें सही करा लूंगा। अब यहां देखो, कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अकेले तो करेगा नहीं, तो जो भारत के और भी बुद्धिजीवी वर्ग जो अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस स्थापित होने से पहले संगठन चला रहे थे, उन सभी को अपने साथ लेगा, ठीक है? तो याद रखिएगा यहां पे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस सम्मेलन में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो याद रखिएगा जो 1884 में इसने भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था, तो दादा भाई नौरोजी कहते हैं डफरिन से कि सॉरी इससे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से, एओ ह्यूम से, कि ये भाई एक काम करो, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दो, संघ हटा करके। तो कर देता है और डफरिन भी खुश हो जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पे किया गया, आप कहिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम पे किया गया। यह जो दादा भाई नौरोजी थे, इनके कहने पे, इनके सुझाव पे किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहां से कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, अभी पीछे आपने देखा था, ठीक है? और इसके प्रथम सचिव एओ ह्यूम होंगे। देखना मेरे प्यारे साथियों, जब यहां पे 28 दिसंबर 1885 को जब आपने देखा कि पूना में यह प्रथम बैठक होने वाला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, लेकिन यह प्लेग की बीमारी फैलने के कारण बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ। तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा होगा कि एक अध्यक्ष होगा तो एक महासचिव भी तो होगा। तो महासचिव कौन होगा? यही एओ ह्यूम होंगे, जिनको इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक तरीके से हकदार दिया जाता है, यही वो महासचिव होंगे। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि बताओ भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में महासचिव कौन था, आप कहिएगा एओ ह्यूम थे। और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, यह 1885 से लेकर के 1906 तक यह कांग्रेस के महासचिव रहेंगे, कांग्रेस के महासचिव रहेंगे। और 1907 से दिनसा वाचा आ जाएंगे, अभी आगे आएगा वो पॉइंट, ठीक है? और अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको आप बोलते हैं WC बनर्जी। अभी हम आगे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उन सभी को भी देखेंगे। और इतना अगर आपने तैयार कर लिया फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपके कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है? अब देखिएगा यहां पे कहा जा रहा है कि ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम, यहां लिख लीजिएगा आप सभी लोग, एओ ह्यूम 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहेंगे। और 1907 में कौन आ जाएंगे? दिनसा एदुलजी वाचा, मतलब कि दिनसा वाचा नाम याद रखिएगा, यह कांग्रेस के महासचिव बनेंगे। किसी भी किताब में आपको यह पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट है, यह स्टार लगा लीजिएगा, देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे यह रटे होते हैं कि कांग्रेस के महासचिव तो एओ ह्यूम थे। अरे भाई एओ ह्यूम परमानेंट थोड़ी रहेंगे, कब तक थे? तो 1885 से लेकर के 1906 तक महासचिव कौन रहेगा? एओ ह्यूम रहेंगे। और 1907 तक मेरे प्यारे साथियों, 1907 से आपके दिनसा वाचा आ जाएंगे। तो ये दो लोगों का नाम आपसे पूछ सकता है, उसके बाद भी महासचिव चेंज हुए हैं, बट ये दो लोगों का नाम आपको अपने एग्जाम तक लेकर के जाना है, आपके दिमाग में अच्छे से तसल्ली से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे की तरफ बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ और भी है। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, देखिए ये तो वही वाली पॉइंट दोहरा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने आपसे भाग लिया? तो 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यह भी चीज आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि भाई जब प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, तो उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आप कहिएगा फ्रेंड्स कि यहां इस समय 72, मतलब कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह फैक्ट आपको
याद होना चाहिए। और याद रखिएगा कि एक नए टाइप से अगर क्वेश्चन बनेगा तो देखिए कैसे आएगा। याद रखिएगा जो 72 प्रतिनिधि भाग लिए, सदस्य भाग लिए, इनमें प्रमुख कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ये वही दादा भाई नौरोजी जिनके सुझाव पे क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओह्यूम ने किया। और दूसरे कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। तीसरे दिनसा वाचा जो 1907 में आप देखेंगे कि कांग्रेस के महासचिव बनेंगे। फिर काशीनाथ तैलंग, वी राघवाचारी, एनजी चंद्रावकर और एस सुब्रमण्यम। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, यह कुछ जो नाम यहां पे दिया गया है यह इंपॉर्टेंट नाम है। हमको पूरा 72 सदस्यों का नाम नहीं याद करना है। क्यों इंपॉर्टेंट नाम है, इसका क्या रीजन है समझना। क्योंकि ऑलरेडी ये लोग कहीं ना कहीं क्षत्रिय संगठन चला रहे थे, सबसे बड़ी बात तो ये थी। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, ये बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये पश्चिम से शिक्षा लेकर के आए हुए थे। स्वाभाविक सी बात है कि अब ये एक तरीके से क्या थे, बड़े लेवल पे एक तरीके से आंदोलन धीरे धीरे करना चाह रहे थे और एक आंदोलन में अहम भूमिका अपनी निभा रहे थे। तो आपसे यहां पे पूछ लेगा कि भाई कांग्रेस में निम्नलिखित में से पहले जब अधिवेशन हुआ उसमें निम्नलिखित में से बताइए कौन कौन सदस्यों ने हिस्सा लिया। और आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आता है, तो याद रखिएगा। मान लीजिए दादा भाई नौरोजी एक दे दे, एक फिरोज शाह मेहता दे दे, एक दिनसा वाचा दे दे, एक काशीनाथ तैलंग दे दे और ऑप्शन ई दे दे, तो आप कहिएगा एक से अधिक होगा। देखो ये होता है नए ढर्रे पे पढ़ना, क्योंकि देखो जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसेगा। हमेशा कहता हूं, पहले की यूट्यूब पे भी क्लास में मैं कहता हूं कि एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से सोचना शुरू करो। जब उसके हिसाब से सोचोगे तो आप देखोगे कि आपका पेपर आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकता था, इसको आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे 72 सदस्यों का नाम रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होना था, मैंने कहानी में बताया था, किंतु वहां अकाल पड़ने से यह अधिवेशन कहां पे होगा, यह बंबई में होगा। ध्यान रखिएगा बंबई में, और बंबई में कहां होगा, गोकुलदास तेजपाल महासंस्कृत विद्यालय में होगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्वाभाविक सी बात है कि जब मान लीजिए कांग्रेस का अधिवेशन होगा या कोई भी मीटिंग होती है, आज आप देख लीजिए कोई भी मीटिंग, कहीं पे भी मीटिंग होती है तो उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं। मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, इसीलिए तो बुलाया जाता है कि उसमें कुछ हम लोग निर्णय लेंगे। तो उसी तरीके से जब 28 दिसंबर 1885 को पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें 72 सदस्य मिलकर के कुछ ना कुछ वहां पे डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे काम करना है, अपने संगठन को कैसे आगे चलाना है, किस तरीके से हमको ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे अपने देश से भगाना है, क्या हमें करना है। तो देखिएगा यहां पे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन कौन सी मांगे प्रस्तुत की गई। पहली मांग क्या थी, ध्यान रखिएगा, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार हो। मतलब कि केंद्र और प्रांत में जब विधान परिषद, जैसे आज आप देखते हैं आपका केंद्र है और राज्य अलग है, राज्यों में अलग विधानमंडल चल रही है, केंद्र में संसद चल रही है, उसी तरीके से केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार हो। क्या हो, उसमें विस्तार मतलब उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिसमें भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो पहुंचाया जाए, जिससे कि भारतीय भी जाकर के अपने जो एक तरीके से राइट्स की बात है, जो अपने अधिकार की बात है, वो वहां पे कह सके। क्यों, क्योंकि भाई जब भारतीय रहेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। सपोज दैट मान लो कि आज आपके जो संसद भवन है, आप देखते हो एक गरीब तबके का भी सांसद बनता है व्यक्ति, अगर उसकी उम्र है 25 वर्ष की, आपने देखा होगा कि अगर उसके पास कैपेसिटी है और लोग उसको जिता के भेजते हैं तो जाता है, फिर उसके लिए तो कोई और योग्यता तो लेती नहीं है कि भाई तुम बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, तो वो जाकर के उन लोगों की बात करता है। जैसे आपने देखा होगा अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की भी सुविधा होती है। मतलब कि क्यों भेजा जाता है, रीजन है कि आप जाओ और जाकर के इन वर्ग के लिए आप वहां पे बात उठाओगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस वर्ग से नहीं है तो हो सकता है कि वो इन लोगों को क्या कर सके कि एक तरीके से इनकी बात ना कर सके, वो अपनी बात करेगा। तो उसी तरीके से यहां पे आप जो ब्रिटिशर्स वाले जो यहां पे प्रांत और केंद्र में जो इनकी विधान परिषद है उसमें भारतीयों को भी मौका दिया जाए, यह पहले अधिवेशन में बात की गई। ठीक है, पहला याद रखना। देखो रटने की जरूरत नहीं है, मेरी कहानी बस सुनना, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये 4-5 पॉइंट में दे देगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान पहले अधिवेशन में किए गए। ठीक है, दूसरी मांग क्या की गई मेरे प्यारे साथियों, देखना ध्यान से, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर मिले। मतलब कि स्वाभाविक सी बात है कि भाई
अंग्रेज क्या कहते थे, अंग्रेज जो छोटे तबके का नौकरी था, मतलब कि जो बड़े बाबू क्लर्क टाइप का नौकरी था, वहां तक भारतीयों को रखते थे। क्यों? क्योंकि यहां पे डिसीजन लेना नहीं होता है, डिसीजन तो बड़ा अधिकारी लेता है। तो अब इस प्रथम अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन कब था? 28 दिसंबर जो हुआ, 28 दिसंबर जो 1885 को अधिवेशन हो रहा है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें अब ये कहेंगे कि साहब एक काम करिए, ब्रिटिशर्स से कहेंगे, अपनी मांग रखेंगे कांग्रेस के माध्यम से कि साहब अब उच्च सरकारी नौकरियों में भी भारतीयों को प्रवेश दीजिए, ताकि जब यह एक उच्च अधिकारी बनेंगे तो यह भारतीयों के लिए भी काम करेंगे, भारतीयों की कुछ मांगे होंगे उनको भी पूरा करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो साहब हमारी मांग को दबा देते हैं। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, संगठन बना तो ये एक दूसरा मांग किया गया। तीसरी मांग क्या की जाएगी, आइए देखते हैं। यहां पे तीसरी मांग देखिए, कहा गया यहां पे कि सैनिक खर्चे में कमी किया जाए, मतलब कि साहब जो सैनिकों का खर्चा है उसमें प्लीज कमी करिए, क्योंकि आपने देखा था मेरे प्यारे साथियों कि जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो अब भारतीय सैनिकों का रेशियो कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को डर हो जाता है कि भारतीय सैनिक अगर ज्यादा होंगे तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत कर सकते हैं। तो अब ये जो ब्रिटिशर्स अपने सेना पे खर्च करते थे बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स प्रशिक्षण भी दिलवाते थे सेना को, उनको एक तरीके से हर तरीके से अपडेट करते थे, तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा। आज के समय में अपने भारत को रिलेट करके देख लो कि भाई सेना पे तो खर्चा होता ही है, क्योंकि भाई उनको अलग अलग तरीके का प्रशिक्षण देना होता है। तो यहां पे कांग्रेस ने कहा कि साहब आप थोड़ा सा वहां से कमी लाइए और कुछ पैसा को हम लोगों के ऊपर भी आप यहां पे दीजिए। चौथी बात कही गई कि भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हो, मतलब कि जो भारत में प्रशासन चल रहा है इसके लिए ये लोगों ने सीधा ब्रिटेन के साम्राज्ञी को बोला कांग्रेस के माध्यम से कि साहब आप एक रॉयल कमीशन की स्थापना करिए, जिसके तहत वो भारत का जो प्रशासन कैसे चल रहा है इसके बारे में जांच पड़ताल हो सके। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद से आपने देखा कि ब्रिटिश क्राउन को अब हेड बनाया गया, मतलब कि साम्राज्ञी बना दिया गया। तो उन्होंने भारतीयों के पक्ष में बहुत सारी बातें कही थी विद्रोह दबाने के लिए कि भाई हम आपकी ये बात मानेंगे, लेकिन उन 10-12 बातों में से कोई बात, एक को छोड़ करके कोई बात नहीं मानी गई। तो उस समय के नजाकत से ये लोग एक तरीके से क्या हुए थे, वहां पे ये झेल चुके थे। तो इन्होंने कहा कि भैया भारत में जो प्रशासन चल रहा है प्लीज उसका एक बार आप लोग जांच करिए, हम अपने संगठन के माध्यम से कह रहे हैं। अब एओ ह्यूम यही तो चाह रहा था कि जो संगठन के माध्यम से 4 बात कहेंगे। अब संगठन नहीं बनाते तो क्या होता, दिक्कत ये होती कि ये कहीं बोल नहीं पाते तो विद्रोह कर देते, और एओ ह्यूम की बात जो हुआ वो यहां हुआ। अब क्या होगा कि अब यहां ब्रिटिशर मन करेगा तो इसमें से चारों पॉइंट में से कोई पॉइंट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इससे क्या होगा, आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि अब भारत के लोग एक संगठन में बंद करके रह गए। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जो यह शुरू की जो कांग्रेस स्थापित हुई थी उसमें भी आपको मैंने बताया कि यह बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो ऑलरेडी थोड़ा सा अमीर घर से लोग थे, पश्चिम से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। वो गरीबों की स्थिति क्या जानेंगे, वो कुछ नहीं जानेंगे। तो शुरू में आप देखिएगा कांग्रेस में कभी भी एक आम जनता की बात नहीं उठाई जाएगी, नॉर्मल एक आम जनता की बात नहीं उठाई जाएगी। उसको बाद में 1905 के बाद से आप देखेंगे कि उठाना शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बातें की गई, ये चारों बातें आपको ऑप्शन में रख के दिया जा सकता है। तो कहानी के माध्यम से एक बार समझ लीजिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना नहीं है। देखो रटने वाला तोता नहीं बनना है, आपको कहानी के माध्यम से फैक्ट को निगलते हुए चलना है, और इतनी बार हम इस फैक्ट को बोलते रहेंगे कि आपके दिमाग में रच बस जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ देखते हैं। भाई चलो कांग्रेस बन गई, कांग्रेस की स्थापना हो गई, कौन कौन किया, कितने सदस्य भाग लिए, क्या क्या मुख्य बातें की गई, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम यहां पे देखेंगे कि कांग्रेस का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि अब जो यह कांग्रेस है इसका उदय कैसे होता है, इसका एक सूर्योदय कैसे होता है, और साथ ही साथ यह राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी एक अहम भूमिका कैसे निभाने में योगदान रखता है। तो आइएगा देखिएगा, पहला पॉइंट यहां पे कहा जा रहा है कि एक संगठन द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालना था, अतः कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की थी। अभी मैंने आपको क्या कहा कि विद्रोह ना हो जाए भैया, तो कहीं ना कहीं एओ ह्यूम ने सोचा कि भैया एक सुरक्षा वाल्व की तरह इनको एक संगठन में बांध दो, या विद्रोह नहीं कर पाएंगे, यहीं पे अपनी जो बात कहना होगा कहेंगे, यहीं कटेंगे मरेंगे, अपनी बात बोलेंगे, हमें मानना होगा मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो दूसरी बात देखो, 1898 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। ह्यूम जो थे वो डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। यह
अगर आपसे पूछ ले कि स्टेटमेंट की यह बात किसने कहा, आप कहिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, वही व्योमेश चंद्र बनर्जी जो आपके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते, उन्होंने यह बात कही थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का संशय था कि अगर जनता के असंतोष को व्यवस्थित रूप से बाहर नहीं निकाला गया तो भारत में भयंकर विस्फोट हो सकता है, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। देखो मेरी कहानी वाली बात आ रही है, पहले ही मैं बता दिया हूं ना, वही वाली बात है यहां पे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखना आगे कहा जा रहा है कि लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार करना, यहां पे आपको छांट छांट के चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। यहां पे आपसे कह रहा है कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा था कांग्रेस को कि डफरिन के दिमाग की यह एक उपज है, तो यह लाला लाजपत राय जी ने कहा था। और अगर याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है कि यह लाला लाजपत राय जी ने कहां पे कहा था, तो अपनी वो किताब जो लिखे यंग इंडिया, उसी यंग इंडिया में यह बात कहते हैं कि कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना गया। ठीक ना, यह बात वो कहां कहते हैं, अपनी किताब यंग इंडिया में। अब मेरे प्यारे साथियों यहां कंफ्यूज नहीं होना है, देखो यंग इंडिया 2 लोगों की किताब है, एक लाला लाजपत राय की है, ध्यान से सुन लेना, लाला लाजपत राय जी की भी है, लाजपत राय जी की भी है, और दूसरे जो आपके महात्मा गांधी है मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी, इनकी भी किताब का नाम यंग इंडिया ही है। अब ध्यान रखना, कई बार आपके ऑप्शन में क्या है कि 5 ऑप्शन होता है। मान लो बाय द वे आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किसकी किताब का नाम यंग इंडिया है, और यहां पे दोनों लोगों का नाम दे दे, तो याद रखिएगा आप 1 से अधिक के साथ जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन रहता तो विवादित हो जाता क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहां जो लाला लाजपत राय की यंग इंडिया थी, इसमें इन्होंने अपनी कुछ अलग बात की थी, और महात्मा गांधी ने अपनी किताब में कुछ अलग बात किया था, बशर्ते किताब का नाम बस क्या था, एक सेम ही नाम रखा गया था, लेकिन बातें अलग अलग की गई थी। और इसी यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। अब ये स्टेटमेंट भी आपको तैयार हो गया होगा, यहां से डिफरेंस भी तैयार हो गया होगा। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आपको चीजें मैं सिखा भी रहा हूं, आपको कहानी बता रहा हूं, आपको फैक्ट के जो डर हैं उससे दूर भी भगा रहा हूं, याद रखिएगा। और उससे आप क्या करेंगे, दूर नहीं भागेंगे, याद रखिएगा, उससे आप और नजदीक आएंगे, इंटरेस्ट आपको आएगा पढ़ने में। ठीक है, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते उसको कहानी की तरफ पढ़ोगे तो। अगला पॉइंट देखो, कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया, जिससे सरकारी दमन को रोका जा सका। अब देखना, ध्यान समझना इस लाइन को, कह रहा है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि एओ ह्यूम ने भैया फिर से विद्रोह ना हो जाए, तो एक सेफ्टी वॉल्व के तहत इनको एक संगठन में बांध दिया भारतीयों को। तो अब भैया कांग्रेस भी कम थोड़ी न थी भाई, सब बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने भी, जो भारतीय लोग थे, इन्होंने कांग्रेस को तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया, मतलब एक गरजते हुए बिजली के समान इसको प्रयोग किया। याद रखिएगा, तड़ित चालक उसी को बोलते हैं जो गरजती हुई बिजली होती है, कि मतलब हम गरज के साथ कह रहे हैं हमारी बात मानो, और यहां पे उन लोगों ने अपनी गरज के साथ सरकारी दमन को रुकवा दिया। ठीक ना, सरकारी दमन को बहुत हद तक रुकवा दिया इस संगठन के माध्यम से। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन रहेंगे, और भारत का जो सचिव रहेगा वो लॉर्ड क्रास होंगे। याद रखिएगा, ये भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा ये वाला पॉइंट, कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय भारत के सचिव लॉर्ड क्रास थे, और वायसराय आपके डफरिन थे। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, भारत के सचिव कौन होंगे जब कांग्रेस की स्थापना होगी, तो लॉर्ड क्रास थे, और ये जो आपके डफरिन होते हैं यह वायसराय थे। और जो भारत का सचिव होता था ये सीधे ब्रिटेन बैठता था, याद रखिएगा, वहां से भारत का प्रतिनिधित्व करता था, इसीलिए भारत के सचिव के पद को लाया गया था। ठीक ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से कांग्रेस की बात हो रही है संगठन में, यह बात ब्रिटेन तक कौन पहुंचा रहा है, यह वही आपके जो भारत के सचिव हैं ये पहुंचा रहे हैं वहां की संसद तक। ठीक ना, चलिए आगे की तरफ देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने, देखो यहां पे 1 मिनट, यहां पे थोड़ा सा हमारे पीपीटी महोदय थोड़ा सा गलती कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कुछ चीजें को रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों।
कि यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये सबसे लास्ट वाला अगला पॉइंट है कि डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान कहा था। याद रखिएगा, किसने ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान कहा था? वो डफरिन कहेगा। कैसे? याद रखिएगा, डफरिन बाद में जान जाता है कि अरे भैया ये एओ ह्यूमो तो क्या किया था, पहले ही 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दिया था। ये तो भैया भले ब्रिटिश अधिकारी है लेकिन ये भारतीयों के साथ है। तो वही उसको कहेगा कि तू बहुत बड़ा धूर्त है, तू बहुत बड़ा पागल है और तू बहुत बड़ा बेईमान है। ठीक ना? तो याद रखिएगा ये बात किसने कहा था? याद रखिएगा ये ह्यूम को डफरिन बोलेगा। ठीक ना? चलिए आगे तरफ चलते हैं। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। बिल्कुल सही बात है। ह्यूम, एओ ह्यूम बहुत ही अच्छा इंसान था। एओ ह्यूम याद रखिएगा कि जब रिटायरमेंट ले लिया तो वो सन्यासी बनने गया था, और जब वो सन्यासी बनने गया ना तो वो जब पहाड़ों पे देखा, जब लोगों की स्थितियों को देखा, तो वो सन्यास को छोड़ करके वापस आ गया। कहा कि नहीं, इनके लिए हम कुछ काम करेंगे। तो उसी की याद में लाला लाजपत राय कहते हैं कि भैया ह्यूम साहब क्या थे? स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका रिपन होता है, रिपन भी कहीं ना कहीं भारतीयों को बहुत हद तक मदद करता है। जैसे आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखते हैं कि जो लिटन लेकर के आया उसको रिपन कैसे खत्म कराता है। क्यों? क्योंकि वह भी चाहता था, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, और जैसे मान लो हम ही हैं भारतीय हैं, कोई विदेशी आए, हम कहीं विदेश में गए, वो प्रताड़ित हो रहा है। आज मान लो ब्रिटेन में ही हम गए, वो प्रताड़ित हो रहा है, तो हमें दया नहीं आएगा? हम यहाँ ये थोड़ी सोचेंगे कि अरे भैया हमारे देश पे 100 साल राज किए और भैया ये करेंगे, नहीं। आप प्रताड़ित होता है, वो इमोशनल है। इसको इथिक्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहते हैं समालोचना, वो सहानुभूति और समानुभूति। सहानुभूति क्या होता है यहाँ समझ लो, एक दो फैक्ट भी। सहानुभूति का मतलब होता है कि आप रोड पे जा रहे हो और कोई एक गरीब दिखा, आपने कहा अरे भाई बड़ा गरीब है, 5 रुपया दिया, निकल गया। और समानुभूति का मतलब होता है कि उसके जूते में अपना पैर डाल करके चेक करना। मतलब कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, पैसे तो देते ही देते हैं लेकिन उसकी पूरी फीलिंग्स को, उसकी गरीबी की फीलिंग्स को फील करते हैं और रोते हैं, या उसको और भी मदद करने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं समानुभूति। ठीक ना? तो सहानुभूति, समानुभूति, यहीं पे थोड़ा सा एथिक्स का भी समझ लो। आपके पेपर में नहीं है बट थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा तो क्या, उससे कोई नुकसान थोड़ी ना होने वाला है। अब देखो मेरे प्यारे साथी, ये तो थी कांग्रेस के बारे में थोड़ी बहुत बातें। अब थोड़ा सा अधिवेशन के बारे में देखो। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होंगे? बदरुद्दीन तैयबजी होंगे, और इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखना, पहले अधिवेशन कब हुआ? 1885 में, 28 दिसंबर 1885। कौन अध्यक्षता करता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव कौन होता है? एओ ह्यूम रहता है। और याद रखिएगा इसमें 72 सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उसी तरीके से जब कांग्रेस का यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा अधिवेशन होगा, तो याद रखिएगा 1886 में ये होता है, 87 में नहीं होता है। यहां पे गलत लिखा हुआ है, दूसरा अधिवेशन याद रखिएगा, नहीं दूसरा, ठीक है, दूसरे में तो वो दादा भाई नौरोजी रहते हैं। ठीक है, चलो देखो अब यहां पे देखना, अभी हम पीछे एक आपको ग्राफ के माध्यम से पूरी चीजें क्लियर कर देंगे। यहां देख लेना, 1887 में ये कौन सा अधिवेशन होता है? यह तीसरा रहता है, और इसमें जो मद्रास में इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? बदरुद्दीन तैयबजी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाते। तो आपके एग्जाम में आता है कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था जिसने अध्यक्षता की? तो आप कहिएगा बदरुद्दीन तैयबजी। कौन से अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में। कब हुआ? 1887 में हुआ। कहां हुआ? मद्रास में हुआ था। ये आपको बात जाननी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अब कौन बनेगा भाई? प्रथम अंग्रेज, तो यह कौन होगा? जॉर्ज यूले होगा, और इलाहाबाद में यह अध्यक्षता करता है। कब? 1888 में। फिर से मेरे प्यारे साथियों एक बार सुन लेना आप सभी लोग, यह 4 आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अधिवेशन है शुरू के, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला अधिवेशन पूछेगा, कहना 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई। कहां हुआ? बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। किसने अध्यक्षता की? व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलो या WC बनर्जी बोलो। दूसरा अधिवेशन कब हुआ मेरे प्यारे साथियों? याद रखना 1886 कोलकाता में। कौन किया? दादा भाई नौरोजी, और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष कहलाए। तीसरा अधिवेशन ये हुआ आपका कब? 1887 में। कहां पे? मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाए, इसलिए प्रथम है तो पूछा रहेगा। इसी तरीके से चौथा आपका अधिवेशन कौन सा हुआ? आप कहिएगा भैया इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ? 1888 में। एक वर्ष में ही होता था, एक वर्ष, तो डेट याद करने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद में हुआ, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था, यह किया था। तो इसलिए यह 4, क्योंकि इसमें चारों में 4 टाइप के लोग करते हैं अध्यक्षता, तो ये 4 आपको तैयार रखना है ध्यान से। ये 4 आपको भूलना नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं हमारे प्यारे साथियों। देखिएगा
कहा जा रहा है कि 1889 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला भी उपस्थित थे। बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा एक बार आप सभी लोग इस पॉइंट पे, यह भी आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। आपसे अगर पूछेगा कि बताओ भाई कि किस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला शामिल थे, तो आप कहिएगा 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में। या अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, तो आप कहिएगा चार्ल्स ब्रेडला। कौन थे? चार्ल्स ब्रेडला। मेरे प्यारे साथियों ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा कांग्रेस से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अब एग्जामिनर भी रिपीट वैसे नहीं करता है, तो कुछ बहुत तिकड़मबाजी लगाएगा, तो उससे पहले ही आप तिकड़मबाजी हमारी क्लास में पढ़ चुके हो, तो आप कहना हंसना और चुपचाप टिक लगाना, चले आना कहना अरे सब तो पढ़ा दिए थे। ठीक है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि चार्ल्स ब्रेडला को भारतीय मामलों में रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के सदस्य इन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करने लगे थे। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार दृष्टिकोण था, यहां तक कि 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो चार्ल्स ब्रेडला थे, इनके वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कहा जाता था कि भारतीयों के लिए यह सदस्य है, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, इमोशनल थे ये भी। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरी बात ये देखिएगा कि जब कांग्रेस शुरू में बनी तो शुरू में उसमें ऐसे सदस्य शामिल थे जो उदार थे, मतलब कि आपको मैंने क्या बताया था, नरमपंथी गरमपंथी, ये दो तरीके से अभी कांग्रेस में आपको लोग देखने को मिलेंगे। नरमपंथी को ही उदारवादी बोल देते हैं और गरमपंथी को उग्रवादी बोल देते हैं। आप देखेंगे कि नरमपंथी में उग्रवादी में कौन कौन हो जाएंगे, तो उग्रवादी के नेता हो जाएंगे लाल बाल और आपके पाल, और एक और हो जाएंगे अरविंद घोष। अब याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह केवल आपको नाम याद रखना है उग्रवादियों का, कि यह उग्रवादी टाइप के लोग थे कांग्रेस में, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए नामों में से कि कौन उदारवादी नेता थे, तो याद रखिएगा ये चार नेता का नाम बस आपको याद रखना है, लाल बाल पाल अरविंद घोष। इसके अलावा सारे के सारे नेता क्या होंगे, उदारवादी में आएंगे, यही चार उग्रवादी में थे। और याद रखिएगा जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो शुरू में लगभग 85 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस उदारवादियों के हिसाब से चलेगी। उदारवादियों की क्या रणनीति थी कि भैया हम अनुनय करेंगे, हम विनय करेंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, और इस आधार पे हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए क्या करेंगे कि हम अपनी मांग को पूरा करवाएंगे सरकार से। यह था उदारवादियों की नीति। लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन कर देता है, तो अब यहां पे यह उग्रवादी लाल बाल पाल और अरविंद घोष कहते हैं क्या उखाड़ लिए तुम लोग, 1885 से क्या उखाड़ लिए, 1905 आ गया, इतना साल हो गया, और यहां पे देख रहे हो कि यह कर्जन क्या कर दिया। अभी राष्ट्रीय चेतना का थोड़ा सा विकास हो रहा था बंगाल में, कि इसने बंगाल को अलग कर दिया, दो भाग में बांट दिया, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल। अब एक काम करो भैया, अब हम यहां उग्रवादियों का चलेगा, और उग्रवादी सीधे क्या काम करते थे, यह किस माध्यम से काम करना पसंद करते थे, डायरेक्ट मार के हथिया लो, मतलब तुरंत स्वराज की प्राप्ति कर लो। स्वराज का अर्थ क्या होता है, तुरंत स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लो। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो उदारवादी और उग्रवादियों में यह दो अंतर था, मतलब कि इस हिसाब से यह अपने अपने एक तरीके से संगठन को चला रहे थे। अब क्या होता है कि जब 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, उसी सूरत अधिवेशन में मेरे प्यारे भाइयों याद रखिएगा, उसी सूरत अधिवेशन में क्या होता है, थोड़ा सा एक मिनट आप लोग सुन लीजिएगा। उसी सूरत अधिवेशन में जिसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे होते हैं, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट जाता है। क्यों? क्योंकि 1907 में ही बंगाल वो स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है, अब यहां क्यों लड़ाई होती है, आप तो पढ़ लेते हो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्षता किए और कांग्रेस दो पार्ट में बट गई। रीजन नहीं जाना चाहते हो, क्यों बटी? क्योंकि रीजन यही था कि उदारवादी अब क्या कर पा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो यहां पे तुरंत उग्रवादी अलग हो जाते हैं, उदारवादी अलग हो जाते हैं। अब यहां से उग्रवादी जो होंगे उनका चरण शुरू होगा, और वो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट स्वराज की मांग करेंगे हर अधिवेशन में, और थोड़ा सा वो एक तरीके से क्रांतिकारी तरीके से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहेंगे। ठीक ना, ये एक कहानी थी, बताना मुझे जरूरी था, सुन लोगे आपको तैयार हो जाएगा।
देखिएगा फिर आगे की तरफ यहां पे कह रहा है कि संयुक्त प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बाधा डालने का प्रयास किया। यहीं से सरकार के असहयोग का रवैया शुरू हुआ। देखिएगा जो अभी आपको मैंने बताया ना कि जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ, जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनता है, यह करता है इलाहाबाद में। उस समय इलाहाबाद का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? याद रखिएगा, ऑकलैंड कॉल्विन था। और यह ऑकलैंड कॉल्विन क्या करता है? वह अधिवेशन न हो इसके लिए यहां पे बाधा डालता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, किसी भी किताब में यह भी आपको नहीं मिलेगा कि भैया अगर आपसे पूछेगा कि जो 1888 का इलाहाबाद कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें बाधा डालने का काम किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, आप कहिएगा भैया कौन? ऑकलैंड कॉल्विन ने किया था। और इसमें किस अंग्रेज अध्यक्ष ने अध्यक्षता किया? तो आप कहिएगा जॉर्ज यूले ने किया। इस तरीके से पढ़ो यार, शानदार जीत होगी। जीत नहीं होगी तो कहना, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, कह रहा है कि ब्रिटेन में 1887 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा यह 1887 में ब्रिटेन में किया गया और यहां पे दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इस समिति द्वारा 1890 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड से इंडिया नामक पत्र प्रकाशित किया। इसमें भारत की जानकारी दी गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया नामक पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह इंग्लैंड में प्रकाशित किया गया था, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ताकि वहां पे क्या हो कि भारतीयों की स्थिति को बताया जा सके। दूसरी बात कह रहा है 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा यह भी किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछेगा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ या कब हुआ, तो आप कहिएगा 1889 में हुआ। और अध्यक्षता में किसके हुआ? विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कांग्रेस के बातों को वहां पे रखने के लिए यहां पे कमेटी बनाई गई थी, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आप लोग इतनी सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिएगा हम लोग बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं। अगर इतनी डीप स्टडी करके आप जाओगे ना, ये सारा याद रखना एनसीईआरटी का निचोड़ भी है इसमें। ध्यान रखना, मैंने एनसीईआरटी पे बहुत काम किया है, 1 वर्ष तक मैं लगातार एनसीईआरटी पे काम किया हूं। एनसीईआरटी आपसे कहती है कि सोचने समझने वाला प्राणी हम तुम्हें बना देंगे, बस 1 साल मेरे पे काम कर लो। याद रखिएगा आजकल लोग एनसीईआरटी बस इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के फैक्ट में रखते हैं ना। एनसीईआरटी को आप एक चैप्टर पढ़िएगा, जाइए आज मैं आपसे कहता हूं एक डेमो ले लीजिए, एक प्रैक्टिकल करिएगा, एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़िएगा और लास्ट में जो उसके अध्याय में क्वेश्चन देते हैं वो सारा अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो मानिएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं। अगर आप उसमें से एक में भी फंस गए तो ये मानिएगा कि आपको एनसीईआरटी अभी पूरी तरह से दिमाग में रची बसी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपको उस एनसीईआरटी का निचोड़ दे रहा हूं, ठीक है। एक बार बिलीव करिए, एक बार आप लोग इस आशीष एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, देखिएगा शानदार जीत नहीं होगी तो कहिएगा। टीआरई 3.0 का जो एग्जाम था उसके लिए हमारे पास कम समय था, बच्चों की डिमांड भी थी कि सर क्वेश्चन ज्यादा कराइए, वहां पे हम लोग सब्जेक्टिव क्लास ले नहीं सकते थे। लेकिन जो 4.0 5.0 के लिए अध्ययन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं याद रखिएगा उनको इसी तरीके से डीप स्टडी करना है और फिर लास्ट में तो हम लोग क्वेश्चन कराएंगे ही कराएंगे। तो उस समय आपको ये नहीं लगेगा सर कहां से क्वेश्चन ला दिए, आसमान से ला दिए क्या, तब आप हंसना और सिर्फ सॉल्व करना और देखना इतनी शानदार जीत होगी ना कि फिर आप एग्जाम की खोपड़ी में ऐसे छेद करके आओगे खट से, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। कह रहा है 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। अभी मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि जब कांग्रेस बनी और जब तक बंगाल विभाजन हुआ उस समय तक अगर आपसे पूछेगा कि किसका एक तरीके से वहां पे वर्चस्व था तो आप कहिएगा उदारवादी नेताओं का। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ, उग्रवादी नेताओं का वर्चस्व शुरू हो गया, ठीक है ना। देखिएगा ये उदारवादी नेता अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों, लेखों के माध्यम से सरकार के सामने रखते थे तथा इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। ये संवैधानिक तरीके से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। अभी सब मैंने आपको कहानी बताया है, चीजें अब आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये तो बस मैं आपके लिए बना रखा हूं ताकि आपको क्लास के बाद रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि अब आप बैठ के लिखोगे तो आपका टाइम किल होगा, टाइम जाएगा। तो कहानी सुन लो और जब आप इस तरीके से रिवीजन करोगे इस पीडीएफ को, आपको मेरी बातें याद आती जाएंगी, आपको हिस्ट्री टफ नहीं लगेगा, हिस्ट्री में मजा आने लगेगा, शानदार तरीके से आईएनएम तैयार हो जाएगा। चलो अगला पॉइंट देखो मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त, दिनसा वाचा आदि प्रमुख थे। अब यहां रटना नहीं है, सीधे एक काम करना है, लाल बाल पाल लिख लेना है, लाल बाल पाल लिख लेना है, लाल बाल और पाल, और एक नाम लिख लेना है अरविंद घोष, और इसी को बस रट जाओ, इसी ट्रिक को रट जाओ। इसके अलावा जो भी व्यक्ति होगा वो सारे के सारे व्यक्ति आपके अधिकतर आप देखोगे उदारवादी ग्रुप के होंगे, यही प्रमुख रूप से उग्रवादी ग्रुप के नेता होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रमुख रूप से हैं, बाकी सभी के सभी आपको उदारवादी होंगे। तो उदारवादियों का इतने उदारवादी नाम रटोगे तो रटते रह जाओगे। थोड़ा सा चीजों को एलिमिनेट करना सीखो आप लोग, ठीक है। तो यहां एग्जाम हॉल में चीजों को आप लोग ले जा सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए था कांग्रेस के बारे में कुछ कहानी और कुछ सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा यहां पे आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट से कुछ जो अधिवेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं बता रहा हूं। लगभग यहां 46-47 अधिवेशन हुए, पूरा नहीं रटना होता है। आपको जो कुछ मैं अधिवेशन यहां दे रहा हूं उतना ही अधिवेशन करके जाइएगा, आपका एग्जाम आसानी से अगर यहां से क्वेश्चन बना तो हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो पहला अधिवेशन देखना 1885 में मेरे प्यारे साथियों बंबई में हुआ था, और आपको पता ही है कि पूना में क्यों नहीं हुआ, प्लेग की बीमारी फैली थी। अध्यक्षता कौन किया? व्यवेश चंद्र बनर्जी किए, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कहां होगा? 1886 में होगा, कहां पे? कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी करेंगे। और याद रखिएगा यह प्रथम पारसी अध्यक्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रथम पारसी अध्यक्ष कहलाएंगे। अभी रटवा दूंगा सारा अधिवेशन, ठीक है ना, 1 मिनट में। तीसरा अधिवेशन देखो 1887 में, 1-1 वर्ष के अंतराल पे हो रहा है। कहां पे होगा? मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी करेंगे, और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाएंगे। इसी तरीके से चौथा अधिवेशन आपको देख के जाना है, जो कि 1888 में होगा, ठीक 1 वर्ष बाद, इलाहाबाद में होगा। और याद रखिएगा जॉर्ज यूले के द्वारा इसको किया जाएगा यह अध्यक्षता, और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहलाएंगे। ये 4 आपको रटना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद से आपको याद रखिएगा ये चारों का आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा याद रखना है। बाकी इसके बाद से आप 12वां, 17वां ये ना याद कर पाओ तो भी काम चलेगा, बस डेट और किसने किया था और क्या उसमें कुछ खास बात की गई ये आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा 12वां अधिवेशन कौन होता है? 1896 में, और ये भी कलकत्ता में होता है। रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं, और यहीं पे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। क्या गाया जाता है? पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। फिर इसी तरीके से 1901 में याद रखिएगा एक अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और कौन करता है? दिनसा इल्दुजी वाचा, वही दिनसा वाचा जो 1907 में कांग्रेस के महासचिव बनेंगे, वही दिनसा वाचा इस 1901 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और अब आप पूछेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से मेरे प्यारे भाई पहली बार गांधी जी ध्यान रखिएगा, गांधी जी इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। गांधी जी इसी अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका से आकर के पहली बार भाग लिए थे। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे पहली बार भाग लिया? आप कहिएगा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा इल्दुजी वाचा जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका से पहली बार गांधी जी इसमें भाग लिए। और यह कौन सा अधिवेशन था? यह 17वां अधिवेशन था, मतलब कि यह 17 क्रम का अधिवेशन था। यह आपको ध्यान रखना है। यह आपको जो यहां पे 4-5 मैंने बताया, यह आपको इस तरीके से तैयार करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह इस तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। देखो एक बार फिर देखो मुझे कैसे तैयार है। पहला अधिवेशन 1885, किसने किया अध्यक्षता? व्यवेश चंद्र बनर्जी ने किया। कौन इसके महासचिव थे? एओ ह्यूम थे। कहां पे हुआ? बंबई में हुआ। दूसरा 1885 के बाद ठीक 1 वर्ष बाद 86 आ जाएगा। 86 में कौन करेगा? दादा भाई नौरोजी करेंगे। यह प्रथम पारसी अध्यक्ष कहलाएंगे। कहां होगा? कलकत्ता में होगा। तीसरा ठीक 1 साल बाद 1887 में होगा। कहां पे होगा? मद्रास में। अध्यक्षता कौन करेगा? बदरुद्दीन तैयबजी करेंगे, और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाएंगे। फिर चौथा जो होगा ठीक 1 वर्ष बाद 1888 में होगा, और 1888 में कौन अध्यक्षता करेगा? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहलाएगा। और कहां होगा? इलाहाबाद में होगा। और उसके बाद से ये क्रोनोलॉजी क्यों टूट रही है? क्योंकि बीच में और भी अधिवेशन हुए वर्ष अंतराल पे, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट से। तो फिर हमको 12वां देखना। 1896 में हुआ। कब हुआ? कलकत्ता में हुआ, रहीमतुल्लाह सयानी ने, और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। आपसे पूछता है पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? आप कहिएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 12वें नंबर का अधिवेशन था। फिर इसी तरीके से आपसे पूछेगा दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लेने आए? आप कहिएगा 17वां
14वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा जी के द्वारा किया गया था। इसी में गांधी जी पहली बार भाग लेने आए थे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ करके जाओ मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए तो नाम बदल देना। ठीक है, चलो आगे की तरफ भी कुछ है, उसको भी एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा 21वें नंबर का जो आपका 21वें क्रम का आपका अधिवेशन हुआ 1905 में हुआ। कहां पे होता है? बनारस में। और ये गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं इसकी अध्यक्षता। और याद रखिएगा यह गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु होंगे। गांधी जी जब भारत आ जाएंगे तो उनके राजनीतिक गुरु यही गोपाल कृष्ण गोखले बनेंगे। यही गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करेंगे। 1905 का जो 21वें नंबर का बनारस अधिवेशन होता है उसमें यही गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं। और याद रखिएगा इसमें क्या बात की जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन होना चाहिए। मतलब कि यह 1905 में, अब आप देखते हैं बंगाल में कर्जन क्या कर चुका है, बंगाल विभाजन करने की घोषणा कर चुका है। कांग्रेस यहां तुरंत अधिवेशन करके क्या कहती है कि स्वदेशी और बहिष्कार चलाओ, इसका प्रस्ताव यही पास हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए अधिवेशन। ठीक ना, चलो आगे की तरफ देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 22वें नंबर का देखना आपसे क्या कह रहा है कि 1906 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने किया। और यह पहली बार, याद रखिएगा, इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्वराज शब्द किसने दिया था? दयानंद सरस्वती देंगे, याद रखिएगा। लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो आप कहिएगा 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में जो हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, वहीं पे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कांग्रेस ना दे और पूछे पहली बार किसने स्वराज शब्द दिया, आप कहिएगा तब दयानंद सरस्वती को करिएगा। लेकिन अगर कांग्रेस नाम रख देगा, आप कहिएगा 1906 के कलकत्ता में जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, उसमें पहली बार स्वराज शब्द का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। अभी आगे 1929 आएगा लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू करेंगे और उसमें वो पूर्ण स्वराज की मांग कर देंगे। मतलब कि अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएगा वो भी। 23वें नंबर का देखिएगा, 23वें नंबर का, ठीक है, 23वें नंबर में दो हुआ था। एक पहला हुआ था 1907 में, जो सूरत का अधिवेशन, जिसकी रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया, उदारवादी और उग्रवादी गुट में, नरमपंथी और गरमपंथी में कांग्रेस बढ़ जाता है। इसलिए ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस अधिवेशन। 23वें का ही दूसरा पार्ट एक हुआ 1908 में, मद्रास में हुआ, जिसमें वहां पे भी रास बिहारी घोष जी ने ही अध्यक्षता किया। और याद रखिएगा यहां पे कांग्रेस संविधान का एक निर्माण हुआ। मतलब कि जो आपका संविधान आज वर्तमान में है, उस समय कांग्रेस ने क्या किया, एक छोटा सा संविधान बनाया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि भारतीयों के अधिकार तो कुछ है ही नहीं है, भारतीयों के कुछ मूल अधिकार नहीं है। तो वहां पे थोड़ा बहुत उन्होंने एक संविधान का अपना निर्माण किया ताकि भारतीय लोगों को कुछ राहत मिल सके। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो आज आप मूल अधिकार चिल्लाते हैं ना कि मेरा फंडामेंटल राइट्स है, यह इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलनों का ही एक प्रतिरूप है। याद रखिएगा, जो हमारे नेताओं ने देखा और जब आके वो संविधान सभा में बैठे तो कहे ना भैया ना, पहले भारत की जनता को हमको मूल अधिकार देना है, उनके कुछ राइट्स देने हैं। और यही आंदोलन की देन है कि जो आज आपको ये देखने को मिलता है ना मूल अधिकार, ये इसी आंदोलन की देन है कि आज आपको यहां पे इतने राइट्स दिए गए हैं। नहीं दिए जाएंगे तो कोई भी सरकार आपसे तानाशाही कर सकती है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा पॉलिटी में कि इन राइट्सों पे आपको प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि कोई सशस्त्र आक्रमण ना हो, कोई आंतरिक युद्ध ना हो, कोई बाह्य आक्रमण ना हो। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे आंदोलन मेरे प्यारे साथियों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। लास्ट पेज और देख लो, कुछ और भी अधिवेशन है। 26वां अधिवेशन हुआ 1911 में, कलकत्ता में होगा और पंडित बिशन नारायण धर जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और यह क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया था। जनगण मन मतलब कि जो आपका राष्ट्रगान है यह पहली बार गाया गया। और अभी आपने देखा 1906 वाले में पहली बार आपका राष्ट्रगीत गाया गया। ध्यान रखिएगा। चलिए 27वें नंबर का अधिवेशन देखिएगा, 1912 में होता है, बांकीपुर में होता है। आर एन मधोलकर जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है, कोई उस तरह की बात नहीं की गई, लेकिन आपके बिहार के प्रोस्पेक्टिव से यह 5 स्टार में चला जाता है। क्योंकि आपके बिहार में
उस समय 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन सा? 1912 का, 1922 का, 1940 का। लेकिन अब जो 1940 वाला स्थल रामगढ़ है, यह कहां पे चला गया? झारखंड में। तो इसलिए बिहार के पर्सपेक्टिव से आपको इसको जानना है कि आपके बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1912 में। कहां पे हुआ? बांकीपुर। और यह बांकीपुर कहां है मेरे प्यारे साथियों? पटना में एक जगह है। और किसने अध्यक्षता की? आर.एन. माधोलकर जी ने किया था इसकी अध्यक्षता। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। 31वें नंबर का देखना, 1916 में होता है, लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। और यहां यह किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि 1906 में जो बनी, गठित की गई मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, मेरे प्यारे साथी याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट करना, समझा दे रहा हूं, समझ लेना। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता किया, इसमें क्या हुआ? मुस्लिम लीग प्लस जो आप देखे हैं 1907 में नरम दल और जो गरम दल कांग्रेस के बटे हैं, यह सब अब क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे कि भैया अब ना हम उग्रवादी तरीके से स्वराज लेकर के डायरेक्ट प्राप्त स्वतंत्रता करा सकते हैं, ना अनुनय करके। एक काम करो, ये तीनों लकड़ी को एक ही में मिलाना होगा, और मिल जाओगे तभी हम जाकर के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि याद रखना, अगर एक लकड़ी है तो कोई भी तोड़ सकता है, जब गट्ठर रहेगी तो तोड़ने में दिक्कत होती है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब यहां पे आपके 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को जब आपके गांधी जी पूर्ण रूप से भारत आ जाते हैं, तो याद रखिएगा भारत आने के बाद, मतलब कि ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से आए, 1901 कलकत्ता वाले में भाग लिए, लेकिन जब गांधी जी पूर्ण रूप से भारत आ गए 1915 में, उसके बाद से यह 1916 के ही इस लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे होते हैं, जहां पे राजकुमार शुक्ला आपके बिहार के आए होते हैं, जो कि गांधी जी को कहते हैं, गांधी जी थोड़ा किनारे आइए और अपनी बात बताते हैं। गांधी जी देखिए ना, चंपारण एक जगह है जहां पे अंग्रेज 3 कठिया पद्धति पे नील की खेती करा रहा है, बड़ा समस्या हो रहा है। इससे दिक्कत तो ये हो रही है कि एक तो भैया किसान खुल करके फसल नहीं बो पा रहा है, राजस्व भी ले रहे हैं, और दूसरी चीज नील की जो इंडिगो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो इसकी खेती हो रही है, इस खेती के कारण हमारी जमीन जो हो रही है वो बंजर होती जा रही है। तो गांधी जी अपना पहला प्रयोग सत्याग्रह का 1917 में इसी नील की खेती के लिए चंपारण में करेंगे। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं, ये सभी के सभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ यहां पे जो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल को मिलाने वाली एक व्यक्ति का नाम बताओ, कौन थी? तो 1893 में एनी बेसेंट आ चुकी हैं। ये वही एनी बेसेंट थी जिन्होंने इन तीनों लोगों को मिलाने का प्रयास किया था, एक बिचौलिए का एक तरीके से भूमिका निभाया था, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 37वें क्रम का देख लो, 37वें नंबर का कौन सा है? 1922 का गया अधिवेशन, जो अभी मैंने आपको बताया आपके बिहार के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बिहार का दूसरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सीआर दास, जिसको आप चित्तरंजन दास देशबंधु भी बोल सकते हैं, इनको देशबंधु की उपाधि दी गई थी, तो बोलते हैं। कुछ खास बात नहीं था, बिहार में हुआ था, तो बिहार के पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, पहला कब हुआ बिहार में? 1912 बांकीपुर पटना। कौन? यहां पे आर.एन. माधोलकर ने अध्यक्षता किया। दूसरा कब हुआ आपके बिहार में? कौन सा? 1922 में गया, चित्तरंजन दास ने यहां पे अध्यक्षता किया था। ठीक है, इतने सारे कांग्रेस का अधिवेशन तैयार हो गए आपको, याद रखिएगा। अब क्या होता है? 39वां अधिवेशन, ध्यान देना, 39वां अधिवेशन 1924 में होगा। कहां पे होगा? बेलगांव में। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, यह बेलगांव। बेलगांव कहां है? याद रखना मेरे प्यारे साथियों, यह कर्नाटक वाले एरिया में पड़ता है। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन 1924 का था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। इसके बाद से महात्मा गांधी ने किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया है। आपसे बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में कि बताओ महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? आप कहिएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, यह ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 44वां नंबर का अधिवेशन 1929 में होता है, लाहौर में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन रात में आप देखेंगे कि झंडा भी फहराएंगे, और इसी दिन यह पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। यह कुछ अधिवेशन थे, और यह थोड़े बहुत अधिवेशन है जो कि लास्ट के आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये भी देख लीजिएगा। 45वां
1931 में हुआ कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके इसकी अध्यक्षता करेंगे और यहां पे मौलिक अधिकार पटेल का प्रस्ताव पारित हुआ। जो मौलिक अधिकार मतलब कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो यहां पे पास हुए, याद रखिएगा, इस कराची अधिवेशन में। फिर इसी तरीके से 50वां अधिवेशन कौन सा हुआ था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया। और याद रखिएगा गांवों में आयोजित होने वाली यह प्रथम अधिवेशन थी। आपसे एग्जाम में पूछता है क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कांग्रेस का यह एकलौता और पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में इसको अधिवेशन को किया गया। मतलब अब आप क्या देख रहे हैं, शुरू में जो कांग्रेस बुद्धिजीवी वर्ग की थी, अब यही कांग्रेस इस समय तक आते आते 1937 तक आते आते निचले तबके के लोगों तक के लिए भी काम करने लगी थी। उनके अंदर भी राष्ट्रीय चेतना का विकास करना चाह रही थी। और यहां पे देखिएगा गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन सा होगा? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करेंगे। मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना एक बार आप सभी लोग, ठीक है। चलो 51वां नंबर का देखो, कह रहा है 1938 में हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस। अब देखो इसकी कहानी है, समझ लो, अभी रटा जाएगा। देखो अब क्या होता था कि अब इधर लगभग 1930 उसके बाद से क्या होता था कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होता था। कोई जो बहुत अच्छा नेता होता था वो जिसको कह देता था उसको बना दिया जाता था अध्यक्ष। अब इस समय क्या हुआ, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, हरिपुरा कहां है? गुजरात में, ये भी याद रखना, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। इसमें गांधी जी कहते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस मेरा बहुत अच्छा एक तरीके से विद्यार्थी है, मतलब बहुत मुझे मानता है और अच्छा व्यक्ति है, उसको अध्यक्ष बनाओ। अब यहां पे गांधी जी के कहने पे सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया जाता है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की। लेकिन अब यहां क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के जो सपना होता है उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। क्योंकि गांधी जी क्या चाह रहे होते हैं कि भैया अहिंसा के माध्यम से हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे। अब यहां स्वराज की प्राप्ति के लिए पहला ही दिन भाषण देते हैं सुभाष चंद्र बोस, और उसमें वामपंथी विचारधारा आ जाती है, मतलब यह उग्रवादी विचारधारा इनके अंदर भी आ जाती है। अब गांधी जी को यही ठेस लगता है, अरे भाई हम तो जिसको बड़ा सीधा समझ रहे थे, हम समझ रहे थे कि ये मेरे अनुरूप काम करेगा, हिंसा में काम नहीं करेगा, ये तो भैया हमसे वो विपरीत निकला। अब कहते हैं गांधी जी चलो जाने दो, अब तो बन गया है, रोहने दो 1 साल, अब अगले साल जो होगा देखा जाएगा, तब तक करने दो जो कर रहा है। तो उसके बाद से 52वां अधिवेशन 1939 में होता है, त्रिपुरी अधिवेशन। और याद रखिएगा ये त्रिपुरी जगह कहां पे है, नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछता है आपसे, जबलपुर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। इस त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है याद रखिएगा, फिर इसकी कहानी सुन लीजिए त्रिपुरी की। अब गांधी जी पहले में गुप्त भोगी होते हैं सुभाष चंद्र बोस के भाषण से। अब गांधी जी कहते हैं इस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन जो जबलपुर एमपी में होता है कि हम भैया पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते हैं अध्यक्ष। अब भाई मामला फंस गया, पेच वाला। अब सुभाष चंद्र बोस निर्दलीय उठ जाते हैं, और जब निर्दलीय उठ जाते हैं और जीत भी जाते हैं, अब यहां भाई गांधी जी के लिए तो एक बहुत बड़ी हार हो गई। तो गांधी जी अपनी एक बात कहते हैं कि देखो पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार कहलाएगी। और सुभाष चंद्र बोस इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं कि कहते हैं अरे भाई गांधी जी ने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इनसे मैं बहुत प्रेरणा स्रोत हूं। तो अब सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, यहीं से इस्तीफा देते हैं और इसी 1939 में जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेंगे। किसकी स्थापना कर लेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेंगे। और फिर इन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता की जगह हर जब यह इस्तीफा दे देंगे तो कौन अध्यक्ष बनेगा, आपसे पूछ लेगा तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता पे इस्तीफा देने के बाद कौन पद संभाला, आप कहिएगा मेरे प्यारे भाई राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता संभाला था। ठीक है, इसी तरीके से आपके 53 नंबर का जो होता है 1940 का रामगढ़ सम्मेलन अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया जाता है। यह उस समय बिहार में था, तो याद रखिएगा यह बिहार का तीसरा अधिवेशन कहलाता है। लेकिन अभी वर्तमान में यह जो रामगढ़ जगह है यह मेरे प्यारे साथियों झारखंड में चली गई है। कहां चली गई है? झारखंड में चली गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए याद रखिएगा यही जो अबुल कलाम आजाद होंगे यह लगभग आप देखेंगे 1940 से लेकर के 46 तक ये देखेंगे यह 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसी समय में आप देखेंगे क्रिप्स मिशन आएगा, इसी समय में आप देखेंगे गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। तो अब कांग्रेस के पास एक तरीके से मौका नहीं होता है कि अब वो अपने अध्यक्ष को बदल सके या अधिवेशन कर सके। तो याद रखिएगा 6 वर्षों तक आपके रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष यही अबुल कलाम आजाद कहलाएंगे। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों यह सबसे
सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो अब तक के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक लास्ट आपको अधिवेशन देखना है 54वें क्रम का, जो कि 1946 में जब आप स्वतंत्रता के करीब में थे तब वहां पे हुआ, मेरठ में हुआ, आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा हुआ। और आपसे पूछ लेता है, बताओ भाई, आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? उस समय अध्यक्ष कौन था? आप कहना आचार्य जेबी कृपलानी थे। और कहां हुआ? मेरठ में 1946 में। मेरे प्यारे भाई, इतनी ही आपको यहां पे फैक्ट जानना था, ये सारी चीजें हुई। और यहां से अब आप, मेरा दावा है कि अब आपको कांग्रेस से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, आप फंसोगे नहीं। और याद रखिएगा, ये जो कराची अधिवेशन हुआ था ना, इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, मर सकता है, परंतु गांधीवाद नहीं। याद रखिएगा, गांधीवाद नहीं। यह कथन किसका है? कई बार पूछा है आपसे। अब मान लीजिए पूछ लेगा कि यह गांधी जी कहां दिए थे, आप कहिएगा 1931 के कराची अधिवेशन में दिए थे, जहां जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। वहीं पे गांधी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और याद रखिएगा, जो एओ ह्यूम था मेरे प्यारे साथियों, एओ ह्यूम, जिसको पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, इसको कांग्रेस का पिता माना जाता है। ये इतनी सारी चीजें अगर आप करके ले गए मेरे प्यारे साथियों, आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है अपने अनुभव पे और अपने अब तक के पढ़ाने के बल पे। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पे यह बस आपकी एक डेमो क्लास थी, जिसमें मुझे एक आपका INM का पार्ट शुरू करना था। बाकी आपको कैसा लगा डेमो, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा और आगे की तरफ जरूर शेयर करिएगा। बाकी अब आगे की क्लास जो आपकी होगी, ठीक इसी की तरह आपके सारे सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। लगभग 2-3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक जैसे मैं डेमो दिया हूं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो आपको उसके लिए ऐप पे आना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, ऐप पे आके परचेस करिएगा। देखिए, इतना तो आप रेस्टोरेंट में जाकर के खर्च कर देते होंगे, तो अपनी पढ़ाई के लिए मेरे प्यारे साथियों खर्च कर सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, कैसा लगा एक बार आप लोग जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को थैंक यू। ठीक है, यहीं पे ये क्लास खत्म होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।